नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बैठक, संवाद का एक ऐसा आत्मीय मंच जहां हम मिलते हैं उन शख्सियतों से जिन्होंने अपने जीवन में न केवल खुद को गढ़ा है बल्कि समाज और व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही प्रेरणा स्रोत हस्ती सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा सर उपस्थित हैं। आप एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। आपकी कार्यशैली में अनुशासन, संवेदनशीलता और जन जुड़ाव का एक अद्भुत मिसाल देखने को मिलता है। आपने अपने प्रशासनिक कार्यों से न केवल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है बल्कि समाज के हर वर्ग से सहयोग और सहायता को बढ़ावा दिया है। सर, आपने समय निकाला, ये हमें खुशी की बात है हमारे लिए, और आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत स्वागत है सर आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रेमेन जी। नमस्कार सभी श्रोताओं को। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी अंबिकापुर का और विशेषकर प्रेमेन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ लोग प्रेरित हो पाएँ, कुछ आगे जीवन में बढ़ने की उनमें जो ललक रहती है जो वो पूरा कर पाए, तो निश्चित रूप से ये मुझे अच्छा लगेगा उसको देखकर। जी सर, जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति को देखते हैं, तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है मन में। तो आपसे भी जानना चाहेंगे सर, आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ बीता, आपका बचपन कैसे कटा, और एक जो सफलता की नींव कहते हैं बचपन में ही पड़ जाती है, तो आपके बचपन की यादों को हम टटोलना चाहेंगे, कैसा रहा? मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ जी। और बिहार में दरभंगा ज़िला है। नॉर्थ बिहार में जो मिथिलांचल का पार्ट है उसमें से एक ज़िला दरभंगा है। वहीं के गांव गोपालपुर का मैं रहने वाला हूँ। हालांकि मैं मुख्यतः प्रारंभिक गांव में रहा, लेकिन चूँकि मेरे पिताजी वहाँ पे बोकारो एक जगह है जो कि अब झारखंड में आता है, जहाँ पे एक स्टील प्लांट है, वहाँ पे कार्यरत थे। तो फिर मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो वहाँ पे बोकारो में हुई है। और शुरुआत में जैसे उन दिनों में प्रायः मोस्टली सभी जगह हम जानते हैं कि जो आर्थिक कंडीशंस थी मोस्टली बहुत अच्छी नहीं रहती थी, और सेम उसी प्रकार हमारे घर में भी था। हम 4 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे से छोटी 3 बहनें हैं। और इसके बाद भी मेरे पिताजी ने, मेरे माँ ने अपने जो उनकी क्षमता है उससे आगे बढ़ करके सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने हर प्रकार से जतन किए, और उसी के फलस्वरूप हम 4 भाई बहन हैं, अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर पाए हैं। जी सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बोकारो में हुई, उसके बाद आप आगे की पढ़ाई कहाँ की है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ, मैंने जैसे शुरुआत में 12वीं तक बोकारो के एक स्कूल से मैंने पढ़ाई लिखाई किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि अपनी आर्थिक स्थिति से ऊपर जाके मुझे पढ़ाया गया, तो मैंने भी उसी हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया और बेहतर करने का प्रयास किया। और इस कारण जब 12वीं मैंने पास किया, उसके बाद मैंने आईआईटी का एग्जामिनेशन जो होता है जेईई एग्जामिनेशन दिया, और फिर मैंने उसमें सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग किया आईआईटी कानपुर से, और 2001 तक 97 से 2001 तक मैं आईआईटी कानपुर में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की और वहाँ से पास आउट हुआ। और उसके पश्चात फिर मैंने वहीं से कैंपस सिलेक्शन होता है जहाँ जॉब लगती है, तो उसके बाद फिर मैंने अगले 5 वर्ष मैंने मुंबई में मैंने जॉब किया है। मुंबई के एक कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो सभी जानते हैं, एक पेट्रोलियम कंपनी है, उसमें एज इंजीनियर मैंने वर्क किया था। और उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि भाई कुछ और करना चाहिए, तो फिर मैंने यूपीएससी एग्जामिनेशंस की तैयारी की। जी सर, एक आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे एक नामचीन कंपनी में कॉर्पोरेट सर्विस किया। इसके बाद एक तरह से कहा जा सकता है आपका पूरा जीवन सेटल था, आप बहुत अच्छे नौकरी कर रहे थे, लेकिन फिर आपने यूपीएससी की तैयारी करने की सोची, जो कि एक अपने आप में एक कहा जाए एक बहुत ही साहसिक निर्णय होता है यूपीएससी की तैयारी करना, क्योंकि इसमें सफलता का जो रेशियो है बहुत ही कम होता है। तो उस पल के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे आपने उस सर्विस को, उस जॉब को छोड़कर आईपीएस की तैयारी करने का निर्णय लिया? क्या कुछ आपको प्रेरित किया और कैसे आपने सोचा, उस पल के बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि स्कूलिंग मेरी बोकारो से हुई है, और तब चूँकि मैं पढ़ाई में मैंने अपना बेहतर करने का प्रयास किया, जिस कारण से मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो पाया। और आईआईटी में जाना अपने आप में आपके जो भविष्य के जो करियर है वो आपका एक तरह सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद
जो है आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती है कि भाई मेरी जॉब का क्या होगा। आपने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में, तब केवल 1600-1700 सीट्स हुआ करती थी पूरे देश भर में जी। और 1.5 लाख 2 लाख लोग अपियर होते थे। तो उसके हिसाब से एक बार आपने एग्जामिनेशन पास कर लिया तो आपकी करियर जो है एक बहुत अच्छी करियर, बहुत सारे लोग तो बाहर जाके भी जॉब करते हैं जी। और सेटल्ड था, बिल्कुल आपने सही बताया। लेकिन फिर इसके बाद भी जब मैंने सोचा कि मैं एक पीएसयू में जॉब करता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी पीएसयू है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जी। और लेकिन जॉब करने के दौरान मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं जो है जो ये जॉब है निश्चित रूप से ये बेहतर है, और लेकिन एक मोनोटोनिटी सी आ गई थी और मुझे लगा कि मैं जो है ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिसमें मैं अपना और बेहतर दे सकता हूँ, सोसाइटी के लिए दे सकता हूँ। जिस सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया है वहाँ के लिए कुछ किया जा सकता है। तो इसको सोच के फिर मैंने वहीं मुंबई से ही, जहाँ मैं जॉब करता था, वहाँ से सिविल सर्विसेज की तैयारी करना मैंने शुरू किया। और सिविल सर्विसेज की तैयारी का अटैम्प्ट मैं मुंबई में देता था, लेकिन ये 2001 से मैं 6 के बीच की बात बता रहा हूँ, जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसा मुंबई में अब जानते हैं कमर्शियल कैपिटल है इंडिया का, वहाँ पे इतना यूपीएससी का माहौल नहीं था, तो बुक्स वगैरह भी मिलनी मुश्किल हो जाती थी वहाँ पे, और एक तरह से फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो वहाँ पे तैयारी करना बहुत मुश्किल होता था। और फिर मैंने फाइनली ये जो मोमेंट था जब मुझे डिसाइड करना था कि भाई अब 4 अटैम्प्ट होते हैं सामान्य वर्ग के लिए, अब आपके पास 3 अटैम्प्ट आपने दे दिया, इंटरव्यू तक जा रहे हैं, अब बहुत क्लोज जा रहे हैं, आप चाहें तो रिस्क लेकर के जॉब छोड़ के एक आखिरी अटैम्प्ट दे सकते हैं, या नहीं तो आप एक बहुत अच्छी जॉब है, आईआईटी का आपका बैकग्राउंड है, आप इसी में आगे बढ़ सकते हैं। वो एक निर्णय लेना, और ख़ास करके मेरी जो मैंने बताया पेरेंटल जो फैमिली जो हिस्ट्री थी, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, उन सबको देखते हुए मेरे लिए निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसके बाद भी मैंने वो रिस्क लेकर के उस जॉब से रिज़ाइन करके फिर मैंने आखिरी अटैम्प्ट के लिए तैयारी किया, और ईश्वर की कृपा से, माता पिता के, गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। जी। घर वालों का क्या रिस्पांस था जब आपने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, आखिरी अटैम्प्ट भी है, बहुत बड़ा रिस्क था, तो घर वाले किस तरह से आपको रिस्पांस किया, क्या किस तरह का सहयोग रहा? बिल्कुल सही बात है। ये एक अच्छी खासी सिक्योर्ड लाइफ छोड़ के, जॉब छोड़ के एक ऐसी चीज़ के पीछे भागना जिसमें आपने बताया कि प्रतिशत जो सक्सेस का है बहुत ही कम है। जी। मतलब इतने मोर देन 10 लाख लोग अपियर होते हैं और उसमें से सीटें रहती हैं मैक्सिमम 1000। तो ऐसी स्थिति में ऐसे एग्ज़ाम के पीछे और भी आखिरी अटैम्प्ट के लिए अपना रिस्क लेना, वो बहुत ज़्यादा कोई इसको बहुत ज़्यादा कोई बोल नहीं रहे थे कि आप कर सकते हो। लेकिन जब मैंने बोला कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया, तब उसके बाद उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और बोला ठीक है। लेकिन फिर मैंने खुद स्वयं ही, चूँकि मुझे लगा कि कुछ और भी हाथ में रहना चाहिए, तो मैंने उस साल फिर मैंने एक कैट का एग्जामिनेशन होता है जिसमें IIM एंट्रेंस होता है MBA के लिए, मैंने वो भी एग्ज़ाम दिया था और मैंने वो भी उस साल क्वालिफाई कर लिया था। तो अगर अनफॉर्चुनेटली, अगर दुर्भाग्य से मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होता, तो मैंने फिर वो MBA की तैयारी कर ली थी, ताकि मैं आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ आगे कहीं और दूसरे स्ट्रीम में जा सकूं। जी। एक बात और UPSC के तैयारी को लेकर खास करके कही जाती है कि बहुत तरह की मानसिक दबाव से लोग गुजरते हैं जब UPSC की तैयारी करते हैं, और बहुत सारे के, चाहे वो सामाजिक हो या अकेलापन हो, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं एक परीक्षार्थी के जीवन में। तो उससे आपने कैसे अपने आप को प्रोत्साहित किया, अपने आप को कैसे उसके सामने टिकाया? ये बिल्कुल सही बात है। जो इसका एग्ज़ामिनेशन है, कई सारे लोग तो कई वर्षों तक एग्ज़ाम देते रहते हैं, और कई बार माहौल काफ़ी डिप्रेसिंग भी हो जाता है जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और हर बार कई सारे बच्चे तो अपने परिवार से भी पैसे लेकर के तैयारी करते हैं। तो वो जो स्थिति होती है जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत डिप्रेसिंग माहौल होता है। और उस डिप्रेसिंग माहौल में भी सेल्फ मोटिवेशन बना के रखना कि नहीं, सिलेक्शन होगा, और भी लोगों का हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उसको मैंने बताया, जैसे मैंने IIT से पढ़ाई किया था, तो IIT में अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि आपने IIT का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। तो वो भी एक बात थी, और ऑफ कोर्स सपोर्ट था सभी घर वालों का, जिस कारण से फाइनली फिर मैंने रिस्क लेकर एग्ज़ाम दिया था। सर, आगे आपसे और भी बातचीत करेंगे और आपके कैरियर सर्विस के दौरान के बारे में अनुभवों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत सुन लिया जाए। यदि आपका कोई पसंदीदा गीत हो तो बता दीजिए। पसंदीदा मुझे पुराने विशेष करके पसंद हैं। जगजीत सिंह के हो गए, किशोर कुमार के हो गए, मुकेश के हो गए। एक मुकेश का गाना प्ले कर सकते हैं। सा
सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर। जिया रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना छे मोर। ओ, सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। जिनके बलवा बैरी गए हैं विदेशवा। आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा।
एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम बैठक में। और हमारे साथ सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा सर बैठे हुए हैं और उनसे बातें चल रही हैं। सर, अब हम आपके यूपीएससी के बाद आईपीएस सर्विस के दौरान के अनुभवों को जानना चाहेंगे, और ट्रेनिंग के बाद जब आपकी पहली पोस्टिंग होती है, किसी भी सर्विस में हो आप, या फिर विशेषकर अगर कहा जाए पुलिस में जब आप हों, तो जब पहली पोस्टिंग होती है तो रियल चैलेंज वहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई और आपने उस समय क्या कुछ अनुभव किया, उसके बारे में हमसे साझा कीजिए, उसको बताइए। हाँ, ये यूपीएससी के बाद जैसे कि आदमी यूपीएससी एग्जामिनेशन में अपना प्रेफरेंस देते हैं सर्विस का। जैसे आमतौर पर लोग आईएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, आईपीएस को सामान्यतः सेकंड रखा जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आपकी रैंक ऐसी आती है आपकी कैटेगरी में, तो फिर वो आईपीएस अवार्ड हो गया मुझे अपनी रैंक के और कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद जब कैडर की बात आती है, तो मैं उन दिनों की बात करूँ, अगर 2007 बैच का जैसे मैं हूँ, तो उस समय जो कैडर लोकेशन होता था वो एक तरह से रैंडम होता था। रैंडम का अर्थ है कि वो आप क्या रैंक आते हैं और आपको क्या कैडर मिलता है, उसमें कोई इस प्रकार का वो नहीं था कि भाई आपका ये रैंक है तो यही मिलेगा। वो उनका एक फॉर्मूला होता था, जिस कारण से मुझे फिर ये छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ था। और छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट होने के बाद, ये 2007 की बात बता रहा हूँ मैं, उस समय जो स्थिति थी छत्तीसगढ़ की, उसको देखकर जो बाकी हमारे साथी थे, हमारे बैच में लगभग 90 लोग आईपीएस थे और हम ट्रेनिंग कर रहे थे हैदराबाद में। तो ट्रेनिंग के बीच में कैडर अलॉटमेंट हुआ था, तो लोगों ने बोला कि भाई ये कैडर जो आपका तो है, कैसा कैडर आ गया है, ये छत्तीसगढ़ कैडर आपका अलॉट हो गया है, बहुत ही कठिन है, कैसा मुश्किल है। मतलब उस समय इतनी नक्सल गतिविधियाँ थी, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। तो लोगों ने काफ़ी एक तरह से सहानुभूति पूर्वक मेरे से बात करते थे कि भाई हम और हमारे साथ जो और भी 3-4 लोगों को मिला था कैडर, तभी के बारे में। और जब हम यहाँ पर आए, पहली पोस्टिंग हमारी जो है पखांजूर एसडीओपी के रूप में हुई, कांकेर का पखांजूर एरिया, तो वो भी इस प्रकार का ही चैलेंजिंग था। तब थोड़ा तो विचलित करता था कि भाई ये किस प्रकार का है, लेकिन निश्चित रूप से वो एक चैलेंज भी था। आज अगर हम एक बेहतर स्थिति में हैं, तो निश्चित रूप से इतने सालों से जो हमारे पुलिस के जवानों ने, पुलिस के अधिकारियों ने जो काम किया है, उसी कारण से हम वो उस जगह उस चेंज को देख पाए हैं इतने सालों में। तो वो जो चैलेंज था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद, चैलेंज से लड़ने के कारण ही आज हमारी स्टेट बेहतर हो पाया है। जी, आपने छत्तीसगढ़ कैडर के बारे में बात की, आपने नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात की, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी को न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाना होता है, बल्कि एक तरह से कहा जाए ज़िंदगी और मौत के बीच में रहकर काम करना होता है, और आपने उस जगह पर काम किया है। तो उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पोस्टिंग के दौरान आपके क्या अनुभव रहे? कोई ऐसा अनुभव जो आज भी आपको याद हो, और कोई ऐसा खतरनाक घटना है, या आप उसके बारे में बता सकें? हाँ, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज में पहले तो हमारा सरगुजा भी प्रभावित था, और जो बस्तर रेंज है अत्यधिक प्रभावित था। बस्तर रेंज के जो ज़िले थे, ये सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, ये उन जिलों में भी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, उनके कुछ पॉकेट्स थे। तो जैसे हमारी पोस्टिंग कांकेर के पखांजूर में हुई थी, और मान लीजिए उसके बाद हमारी पोस्टिंग कोंडागांव ज़िले में भी हुई थी बतौर एसपी, और उसके बाद एज ए बटालियन कमांडेंट हम जगदलपुर में भी थे वहाँ पे, और बाद में जगदलपुर बस्तर के एसपी भी थे। तो जगदलपुर कमांडेंट के समय जैसे कंपनियाँ होती हैं बटालियन की, वो कंपनियाँ बहुत सुदूर क्षेत्रों में रहती हैं। तो 2012 की एक बात मुझे ध्यान आ रहा है अभी, 2012 की बात है, जब मैं बटालियन कमांडेंट जगदलपुर में था, और हमारे एक मित्र सुकमा के, हमारे बैचमेट बोल दीजिए, वो हमारे सुकमा में एसपी थे। और तब शासन पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया था, एक जो ऐसे जोन्स हैं जिसको नक्सली लिबरेटेड जोन्स बोलते थे यहाँ प्रशासन नहीं है, यहाँ हम रूल करते हैं, वहाँ पे उन जगहों में पुलिस को जाके वहाँ कैंप लगाना था, और कैंप लगा के वहाँ पे जाके नक्सलियों से आमने सामने की लड़ाई करनी थी। और वो जगह जो बोलते हैं कि ये यहाँ प्रशासन नहीं है, वो बताना था कि भाई ये शासन है, प्रशासन का ही राज चलेगा, हर जगह शासन का ही राज चलेगा। और वो करके फिर हम लोगों ने जो टीम बनाई थी, तो हमारी जो पहली टीम हमें जाना था, वो सुकमा के एक जगह है मिनपा, वहाँ पे हमारी टीम, हम 7 टीमें बनी थी ऐसी, हमारी टीम को, हमारे साथ एसपी सुकमा भी थे, हमारी टीम को लगभग 1000 की फोर्स के साथ वहाँ पे जाना था। तो हम लोग जगदलपुर से निकले, और लगभग कई दिनों पे पैदल ही चलना होता था उस समय।
तो एक बार हम लोग यहाँ रुकते थे, फिर अगले पड़ाव पर रुकते थे, ऐसे ऐसे करके 5 से 7 दिन के अंदर वहाँ पे पहुँचना था चलते हुए। लगभग 60-70 किलोमीटर चलना था एवरीडे, कम से कम 10-12 किलोमीटर चलना ही होता था, और पूरे सामान के साथ। और उसमें जाने का समय निश्चित था, लेकिन कब तक रहना है उसका कोई निश्चित नहीं थी। तो फिर हम लोग, जब मैं बता रहा हूँ 2012 मई की बात बता रहा हूँ, जब हम लोग वहाँ पर गए, जाते समय ही, वैसे मैं बता दूं कि मिनपा पहुंचने से पहले ही रास्ते में भी 1-2 घटनाएं घट चुकी थी, जिसमें हमारे 1-2 जवान शहीद भी हो चुके थे। लेकिन इसके बाद भी हम पीछे नहीं आए थे। हमने कहा कि जो टास्क मिला है हमें वहाँ जाना है। तो वहाँ जैसे ही हम गए, जो हमारा एरिया आइडेंटिफाइड था कि इस एरिया में हमको कैंप करना है, हम वहाँ पहुँचे हैं और हमने खाना, तो दिन भर थके थे, खाना बनाने के लिए तैयारी शुरू की है। उतने में ही चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, और हमने दूर में देखा, दिखाई दे रहे थे वो नक्सली काली वर्दी में दूर में वहाँ से दूर से फायरिंग कर रहे थे। तो सबसे पहले जो खाना बना रहे हों, जो हमारे हम लोगों ने सबसे पहले अपनी अपनी जगह में पोजीशन लिया। पोजीशन लेके हम लोगों ने रात भर, ये शाम की बात है, शाम लगभग अंधेरा हो रहा था उस समय की बात है, और उसके बाद से लगातार रात भर किसी ने जो खाना बना हुआ था किसी ने खाया नहीं। रात भर हम लोग अपने पोजीशन में रहे। वहाँ से इक्का दुक्का फायरिंग आती थी, हम भी उसमें लगे रहते थे, क्योंकि हम सेटल नहीं हो पाए थे, उससे पहले ही वहाँ से फायरिंग आ गई थी। तो हालांकि इसमें कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन इसके बाद भी उसमें जो ये वाक़या मुझे ध्यान आ रहा है, और उसके बाद वो तो भाग गए, उसके बाद से नक्सली वहाँ से भाग गए, क्योंकि हमने ओवर पावर कर लिया उनको फायरिंग के बाद। लेकिन इसके बाद हम लोग वहाँ लगभग 25 दिन तक वहाँ पर रहे थे, और हम लोग वहाँ पर लॉन्च पैड बना के, लॉन्च बेस बना के, वहाँ से हमने कई सारे अभियान वहाँ पर किए थे। तो ये मुझे एक वाक़या इंटरेस्टिंग ध्यान आ रहा है मिनपा का, और इस प्रकार के और कई सारे हुए, लेकिन ये एक केस है जो मुझे अभी भी सामने से वो सीन याद आ जाता है जब भी मैं याद करता हूँ। तो जी इस तरह के जब खतरनाक मिशन पे आप जाते हैं, और एक लीडर की तरह जब आप होते हैं, तो आपके साथ जो लोग होते हैं उनको मोटिवेट करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता होगा। तो कैसे आप लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं और कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आपके मुख्यालय से किस तरह का सपोर्ट मिलता है? कम्युनिकेशन चैनल कुछ रहता होगा, क्या बातचीत हो पाती है, कुछ सपोर्ट मिल पाता है? जी बिल्कुल सही कहा हमने। अब तो हमारी टीम्स में डीआरजी होते हैं, डीआरजी जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड होते हैं, वो वहीं पे लोकल एरिया के लड़के रहते हैं, या जो पहले नक्सली थे उन्होंने नक्सली संगठन छोड़ के हमारे साथ आ गए हैं, हमारी मदद करने के लिए आ गए हैं, वैसे लोग होते हैं तो डीआरजी में। तो अब वो तो मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि वो देख चुके होते हैं कि नक्सलियों ने किस प्रकार से लोगों को परेशान किया है। गाँव वाले रहते हैं, उनको पता है, तो वो तो मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन मैं जब उस समय की बात बताऊं, जब मैं था वहाँ पोस्टेड, उस समय डीआरजी का गठन नहीं हुआ था। उस समय हमारे लोकल लड़के एसपीओज हुआ करते थे, तो उनके माध्यम से ही हम लोग अभियान चलाते थे। और मोटिवेट करके रखना जो है निश्चित रूप से बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको जो है सामने आप देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही हैं, हमारे जवान भी कई बार घायल हो जा रहे हैं, शहीद भी हो जा रहे हैं। इसके बाद भी आपको जो है उनको मोटिवेटेड रखना है ताकि वो आगे बढ़ते रहें। तो वो निश्चित रूप से सब एक टीम वर्क होने के पश्चात वो आपस में बात करते रहने से वो क्लियर हो जाता है। अगर दूरी बना के रखेंगे कि हम लीडर हम आगे रहें और बाकी तो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप उनके साथ में एक दोस्ती के भाव से उनके साथ बैठ के उन्हीं के साथ खाना होता है, उनके साथ बैठना होता है, तो वो अपने आप को आपके बराबर फील करते हैं। फिर उसमें अपने आप ही एक कॉमरेडरी बन जाती है और वो दिक्कतें नहीं आती हैं। और जहाँ तक पुलिस मुख्यालय से सपोर्ट की बात है, वो निश्चित रूप से पूरा सपोर्ट रहता है उनका किसी प्रकार से भी। अब जिस जगह हम लोग गए थे मिनपा में, वहाँ पे किसी प्रकार कोई नेटवर्क नहीं था उन दिनों में। तो फिर वो हमारे पास एक सैटेलाइट फ़ोन हुआ करता था। तो सैटेलाइट फ़ोन वैसे बहुत कॉस्टली हुआ करता था, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन से जैसे किसी जवान को अपने घर में बात करना है, उसके लिए भी हम लोग उसको प्रदाय करते थे ताकि वो अपने घर से भी कनेक्टेड रहें। और कोई घटना हो गई तो जो एक्स्ट्रा फोर्स आना है, उन सब के लिए भी पुलिस मुख्यालय हमेशा ही उसके लिए तैयार रहती थी और मदद करती थी। तो बाकायदा सभी तरह से कोऑर्डिनेशन के कारण ही हम लोग आज बेहतर स्थिति में पहुंच पाए हैं। जी, आज वाकई में वहाँ की स्थिति बहुत सुधार हो गई है और कहीं ना कहीं जो पहले वहाँ पे अधिकारी रहे हैं, जवान रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है आज की स्थिति को लाने में। सर, आगे पुलिस प्रशासन से संबंधित और भी बातें आपसे करेंगे, लेकिन एक समय हो गया, एक और गीत सुनते चला जाए। एक किशोर कुमार का एक गीत है क्या, आने वाला पल। जी।
सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली। हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम में। और हमारे साथ सर बैठे हुए हैं, आईजी सर। सर, अब हम पुलिस प्रशासन और जनता के बीच के संबंधों की बात करें। आप वर्तमान में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हैं और आपके पास 3-4 जिलों का प्रभार है। ये देखा जाता है कि अमूमन पुलिस और जनता के बीच में एक अविश्वास की दीवार सी होती है, और आप जहाँ भी आप पदस्थ रहे हैं वहाँ ये पाया गया है कि आप जनता से संवाद करने पर विश्वास रखते हैं, सबका सहयोग लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। तो इस बात को सरगुजा में कैसे लागू करने की योजना है, क्या कुछ कर रहे हैं इस पर? ऐसा है प्रवीण जी कि जो पुलिस है वो हर जगह तो रहती नहीं है जी। तो हर जगह पुलिस को सहयोग करने के लिए हमें लोगों का ही सहारा चाहिए जी। आम लोगों का ही सहारा चाहिए। तो अगर आम लोग हम पे भरोसा नहीं करेंगे, अगर पब्लिक हमसे बात नहीं करेगी, हम उनको अपने आप से जोड़ के नहीं रखेंगे, तो हमारा पूरा काम सूचनाओं पे होता है जी। तो हमें सूचनाएं कहाँ से मिलेंगी, लोग जुड़ेंगे नहीं हमसे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि हमको लोगों के साथ संवाद लगातार बनाए रखना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और जो एक अविश्वास की बात आपने बताया, निश्चित रूप से पुलिस पर भरोसा जो है, जो होना चाहिए, वो
कहीं ना कहीं कमी है। लोग अभी भी थाने जाने से कतराते हैं, अभी भी पुलिस के पास जाने से डरते हैं। और उस चीज़ को मैं कभी भी अपने मातहतों से, सबॉर्डिनेट से बात करता हूँ तो इसी चीज़ के ऊपर जाता हूँ कि भाई हम लोगों के लिए हमने वर्दी पहनी है, लोगों की मदद के लिए हमें रहना चाहिए। तो कभी भी कोई व्यक्ति हमारे पास जिस उम्मीद से आता है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उम्मीद की जिस हद तक पूर्ति कर सके वो कोशिश करें। और अगर मान लीजिए हमारे दायरे में, हमारे अधिकार क्षेत्र का वो नहीं है वो मैटर, तो हमें उसको उस प्रकार से मदद करनी चाहिए जहाँ उसकी मदद हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के जो अपने कई बार दबाव होते हैं, कई बार पुलिस में भी कई प्रकार के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जिस कारण से वो संवादहीनता की बात आ जाती है, कई बार अविश्वास की बात आ जाती है, जिस कारण से अभी भी गैप है। तो उस गैप को हमको दूर करना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि पब्लिक का हम पे भरोसा, विश्वास बढ़े और वो हमारे पास आके जुड़े हमसे। जी सर, आपने पहले जहाँ कहीं भी रहा है, आप विशेष रूप से ये देखा गया है कि आप ट्रैफिक की बात हो या ये जो गैर कानूनी सट्टे की बात हो, सामाजिक सुधारों पे आपने बहुत ध्यान दिया है। और अभी आपने चर्चा भी आप कर रहे थे कि यहाँ ये जो नशाखोरी की समस्या है, तस्करी की समस्या है, ये सरगुजा ज़िले में देखी जाती है। खास करके युवाओं में नशा करके गाड़ी चलाना और इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, ये सारी चीज़ों को सुधारने के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या कुछ पुलिस द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं? जी, मैंने अभी सरगुजा में आए हुए मुझे लगभग 3 माह हुआ है जी। और मैंने जो देखा है कि यहाँ पे जो बहुत ही बेगुनाह लोगों की जान जा रही है वो एक्सीडेंट से जा रही है जी। जो आंकड़ा है वो हर साल लगातार बढ़ रहा है। जो हमको एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतों को घटाना चाहिए, निश्चित रूप से नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, रोड भी अच्छे हो रहे हैं, सभी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद भी जो एक एम्बुलेंसेस भी बढ़ रही हैं, सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद भी जो किसी कारण से जो घटनाएं हो रही हैं वो कमी नहीं आ रही है, घटनाओं में लोगों को होने वाली मौतें कम नहीं हो रही हैं, जिसके लिए हमको हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और मैंने पाया है कि एक जो बहुत बड़ा कारण है इसका, वो एक नशा है। और लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में मैंने देखा है कि जो ड्रग्स की बात कहें उसमें हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन ड्रग्स यहाँ आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं से इनको सप्लाई हो रहा है, कहीं ना कहीं से इनको उसको हैबिट डलवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसको हम लोग नशे में एंड टू एंड मतलब होता है कि आपने केवल जो नशा बेच रहा है उसको नहीं पकड़ा, नशा जहाँ से ला रहा है, वो चाहे यूपी से ला रहा हो, चाहे झारखंड से ला रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ के किसी अन्य जगह से ला रहा हो, चाहे उड़ीसा से ला रहा हो, हमको उस सोर्स तक जाना है। और ये जहाँ तक सप्लाई कर रहा है वहाँ तक जाना है, ताकि पूरा जो चैनल है, पूरा जो नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं सब उसमें सब पे कार्रवाई हो। और साथ में इसमें जो हमारे पास एक प्रावधान ये भी है कि जो उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने नशा बेच के जो युवाओं को नशे का आदत डलवा के जो बनाया है, उस प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का, उस प्रॉपर्टी को भी आगे कार्रवाई करने का उसमें है। तो मैं चाहता हूँ, मैं यही अपने अधिकारियों से बात करता हूँ, चाहे पुलिस अधीक्षक हों, चाहे उनके सबॉर्डिनेट्स हों, कि भाई आप इस पे लगाम लगाओ, नशा पे लगाम लगाओ, तो उससे निश्चित रूप से जो ट्रैफिक होने वाली मौतें हैं उसमें कमी आएगी। जी सर, अभी सरगुजा की अगर बात की जाए तो एक और बेहद महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है, और वो है साइबर और आर्थिक अपराध और साइबर फ्रॉड और इस तरह की जो बातें होती हैं, इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोग या वरिष्ठ जन ग्रसित होते हैं। तो साइबर फ्रॉड को या जो आर्थिक अपराध होते हैं, इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, और ये क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों ऐसा ये बढ़ता ही जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? बिल्कुल आपने सही बताया, जो साइबर फ्रॉड है ये घट नहीं रहा है, जबकि अवेयरनेस की जो स्कीम्स हैं, अवेयरनेस के जो प्रचार प्रसार है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पुलिस के माध्यम से हो, ये लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अभी लेटेस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारे पुलिस विभाग के ही अधिकारी हैं, उनके पास एक मैसेज आया कि आपको एक हम रिलीजियस ग्रुप से जोड़ रहे हैं, जो आपका जो धर्म है उसी से उस ग्रुप में जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, आप मैसेज बताइएगा। आमतौर पे OTP आता है और OTP लोगों को बताना होता है, जिससे उनके पूरे बैंक से पैसे खाते से पैसे निकल जाते हैं। ये OTP नहीं था, ये व्हाट्सएप पे मैसेज था। तो इस व्यक्ति ने, चूँकि जो पुलिस का है इसलिए बता रहा हूँ, उसने समझा कि भाई ये तो धर्म से रिलीजियस कोई मैटर है और इसमें तो OTP तो आया नहीं है, तो कुछ कोड है। उसने वो कोड बता दिया, और वो कोड देते ही क्या हो गया कि वो उनका व्हाट्सएप हैक हो गया, बंद हो गया,
और उनका व्हाट्सएप सामने वाले क्रिमिनल जो है साइबर क्रिमिनल उसके पास चला गया और उस व्यक्ति ने उससे इनके जितने कॉन्टैक्ट्स थे जिसमें से एक मैं भी था, मेरे पास भी मैसेज आया कि भाई सर मुझे दिक्कत है, मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है। तो मैं तो खैर तत्काल समझ गया कुछ गड़बड़ हो गया, बात किया उससे। तो मैं बता रही, ये बिल्कुल नए तरीके का था। हमने बहुत तरीके का सुना है, सेक्सटॉर्शन सुना है, हमने सुना है कि वो OTP लेके कैसे फ्रॉड करते हैं, हमने सुना है फिशिंग स्कैम सुना है, बहुत सारे तरह के स्कैम होते हैं। लेकिन उनके दिमाग में नए नए तरीके आते रहते हैं जिससे कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और लोगों को अवेयर करने के बाद भी अवेयर नहीं हो रहे हैं। अभी हम लोग काफ़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, म्यूल अकाउंट्स पे कर रहे हैं। म्यूल अकाउंट्स वो खाते होते हैं जो खाते मतलब कोई जैसे मान लीजिए अपना खाता आपने बना लिया और आपने बना के किसी को बेच दिया, उसमें सारे साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए सारे फ्रॉड के पैसे उस खाते में लाते हैं ताकि वो खुद ना पकड़े जाएं। तो इस तरह वो बच जाते हैं। और जो सामने वाला व्यक्ति जिसने थोड़े से पैसे के लालच में अपना अकाउंट दे दिया है वो फिर वो बन जाता है आरोपी। तो ये म्यूल अकाउंट्स पे लगातार कार्रवाई हो रही है। इस प्रकार से लोग फर्जी सिम बांट देते हैं POS वाले, उस पर कार्रवाई हो रही है। तमाम तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और हम करेंगे भी, जागरूकता की और ज़्यादा आवश्यकता है लोगों के बीच, खास करके जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे जाके हम लोग और अभियान चलाएंगे ताकि लोग जो है इस साइबर फ्रॉड से बचें। और निश्चित रूप से पुलिस ने बहुत कुछ किया है। अभी जैसे 1930 एक नंबर है साइबर हेल्पलाइन नंबर, उसका ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसके माध्यम से भी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर भी लोग कर सकते हैं। जैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ, तत्काल आपके बताने से फिर वो जो पैसा जहाँ भी खाते में गया है वहीं पर रुक जाएगा, फिर आपका खाता जो पैसा जो वापस आपको मिल जाएगा। तो इसमें और बहुत कुछ करना है अभी और किया जाएगा। इसी से एक बात सामने आती है पुलिस के मॉडर्नाइजेशन की, नई तकनीकों को अपनाने की। तो उस स्थिति में पुलिस की क्या स्थिति? निश्चित रूप से जो नई तकनीकें आती हैं उसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो बेसिक पुलिसिंग जिसको बोलते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। बेसिक पुलिसिंग मतलब जैसे हमने चर्चा किया थोड़ी देर पहले, चर्चा किया सामुदायिक पुलिसिंग की चर्चा की, लोगों से जुड़ाव की बात की, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर हमारे जो पुलिस का जो बीट कांस्टेबल है जिसको मिला हुआ है कि आप 4 इस वार्ड में घूमेंगे, आप इस 4 गाँव में घूमेंगे, अगर वहाँ के लोगों से जुड़ा है वो, उन वार्ड के लोगों से, उन गाँवों के लोगों से जुड़ा हुआ है हमारा आरक्षक, तो निश्चित रूप से उससे बेहतर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं हो सकता है, उसका कोई और विकल्प नहीं है। तो अपने को उसको सुदृढ़ रखते हुए, उसको बनाए रखते हुए हमें जो मॉडर्न जो हमारे विकल्प है, चाहे वो CCTV कैमरा का उपयोग हो, चाहे वो CDRs का यूज़ हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कई बार लोग पुलिस इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्राउड मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे कैमराज आ गए हैं जिसमें आप फीड कर देंगे, अगर जो हमारे वांटेड लोगों के चेहरे फीड कर देंगे सिस्टम में, तो अगर वो आदमी कहीं भी ANPR कैमराज में होते हैं जैसे वैसे वो कैमराज होते हैं, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो फेस रिकॉग्नाइज करके वो आपको बता देगा कि आदमी यहाँ पाया गया। तो नई तकनीकों को बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। और लेकिन जो पुराना मैंने बताया जो बेसिक पुलिसिंग है, जो सालों से बताया गया हमें, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसको हमेशा सुदृढ़ बना के रखने की आवश्यकता है। जी सर, अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हैं और आखिरी पड़ाव पे आने से पहले एक और गीत आपसे चाहेंगे, कोई बता दें। बाला सुब्रमण्यम का भी एक SP बाला सुब्रमण्यम भी मेरे एक प्रिय सिंगर रहे हैं। आजा शाम होने आई, मौसम नीली अंगड़ाई, आजा शाम होने आई, मौसम नीली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई, ओह नो, चल मैं आई, आजा शाम होने आई, मौसम नीली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई, नो नो, चल मैं आई।
दूर है तू जितनी करीब है। तेरे मेरे प्यार का किस्सा अजीब है। तेरी की अब तो जान पे बन आई, ये है प्यार की गहराई। अब तो जान पे बन आई, ये है प्यार की गहराई। तो किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई। माय गॉड, चल मैं आई। कम सून यार। शाम ढलने लगी। मेरे दिल में कितनी उमंगें भरी, तुम्हें मैं बताती हूँ आकर अभी। मेरा जादू चल गया, तेरा चेहरा खिल गया। पीछे पीछे मैं चली, आगे आगे तू चला। तेरी की तो कर दो सबको तुम गुड बाय। मैंने प्यार किया मैं आई, कर दो सबको तुम गुड बाय। मैंने प्यार किया मैं आई। तो किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई। Make it fast. चल मैं आई। Oh, come on. एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम में। और सर अब हम बात करेंगे युवा पीढ़ी की, आज के युवा पीढ़ी की समस्याओं के बारे में, उनके बारे में। और आप एक सफल रहे हैं अपने जीवन में और तमाम संघर्षों को झेलते हुए, तमाम तरह की कठिनाइयों को पार करते हुए एक सफलता को हासिल किया है आपने और उच्च पद पे आसीन है। आज का जो युवा है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्रभाव में ज़्यादा है और अक्सर ये देखा जाता है कि वो हतोत्साहित हो जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे अपने लक्ष्य के प्रति सुदृढ़ रहें और आगे बढ़ते हुए लक्ष्य को हासिल करें? मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से श्रोताओं को कि जो खास करके जो हमारे युवा वर्ग है उनको कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं उसके लिए आप अपना एक टारगेट चयन करें, अपना एम बनाएं। एक जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उनके लिए भी, जो कॉलेज में उनके लिए भी, और जो किसी कारण से कॉलेज से आगे आ गए हैं और अभी तक नहीं कर पाए हैं। समय ऐसा नहीं है कि बीत गया है, आप अभी से सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में। जो आपकी परिस्थितियां हैं उससे बहुत ही विषम परिस्थितियों में लोग रहे हैं और लोगों ने अचीव किया है। तमाम तरह के उदाहरण हैं जहां पे लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और हर तरीके से परेशानियां थी, इसके बाद भी उन सबको चीरते हुए वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपनी उपलब्धि, अपना मुकाम हासिल किया है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि अपने आप को आप कभी भी हतोत्साहित ना करें। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे वही कुछ अचीव कर पाएंगे। एक एवरेज आदमी भी जो इसके लाइफ में डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, जिसके दिल में एम हो कि मुझे करना है, टारगेट करना है, जिसमें मेहनत करने का जज्बा हो, निश्चित रूप से वो कोई भी एम को हासिल कर सकता है, चाहे उसको किसी भी फील्ड में। अब तो बहुत सारे फील्ड हैं। हम जब पढ़ते थे तो घर वाले बोलते थे आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। निश्चित रूप से आज भी मुख्य रूप से दोनों वही हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे फील्ड खुल गए हैं जिसमें कि आप जहां आपकी इच्छा वहां जा सकते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि सोशल मीडिया निश्चित रूप से
वो डबल एज सोर्ड बोलते हैं, जितना उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं फ़ायदा ले लीजिए, उससे जो एक एडिक्शन हो जाती है उससे उस एडिक्शन से भी दूर रहना है। आपको पता है किस प्रकार से सोशल मीडिया पे आप वो बने ही इसलिए होते हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, कि आपको उससे एडिक्टेड रखें। तो अपने को उस बात को समझते हुए भी उससे जितना यूज़फुलनेस है उतना ही उठाना है उसको, और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने वैसे लोगों से मिलते रहना चाहिए जो लोगों ने अपने लोगों से मिला है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा दावा है कि आप निश्चित रूप से आप जो भी चाहेंगे आप हासिल कर सकते हैं। जी। और सोशल मीडिया एक तरह से जैसा आपने बताया कि डबल एज स्वॉर्ड है, एक तरह से देखा जाए कि नए अवसर भी लेके आया है। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत आगे बढ़ गए हैं, कई बच्चे जो अनकन्वेंशनल तरह के काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, अब हमारे जवानों के बारे में बात करेंगे जो फील्ड में ड्यूटी कर रहे होते हैं, एक लंबी लंबी ड्यूटी, और कई बार संसाधनों की कमी और कई तरह की मानसिक दबाव भी होती है, कई तरह के घरेलू दबाव में भी रहते हैं। उनको प्रोत्साहित करना एक कठिन कार्य होता है, और कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है उनकी, जो एक हायर अथॉरिटी होती है, वो यदि उनको प्रोत्साहित करे, उनके लिए 2 शब्द कहे तो वो उससे और भी ऊर्जान्वित होते हैं, उत्साहित होते हैं, बेहतर करते हैं। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पुलिस विभाग में जो मैक्सिमम जो फोर्स है, जो मोर देन 80% जो बोलेंगे हम, वो जो फोर्स है वो हमारी कांस्टेबलरी की है जी। जो हमारा जो आरक्षक है, जो जिनका सबसे ज़्यादा जो लोगों से मिलता है, जिनका जो इंटरफेस होता है पुलिस का, वो है जी। तो वो पुलिस की छवि बनाने में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने आप को ये मत समझें कि भाई आप केवल आरक्षक हैं। निश्चित रूप से तमाम तरह के आपको परेशानियां हैं। कई बार देखेंगे कि हमारे पास पुलिस हाउसिंग की भी कमी होती है, स्टाफ की भी कमी रहती है, और जो कई बार उनके जो है उनकी पारिवारिक खुद की परेशानियां भी रहती हैं। इसके बाद भी हम उनसे उम्मीद करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी कई बार रहते हैं और कई बार वो अधिकारियों के प्रेशर भी रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी ड्यूटी को उन प्रेशर के बावजूद भी अच्छे से करते हैं। तो निश्चित रूप से आपके कारण ही जो पुलिस विभाग जो बेहतर कर पा रहा है वो आपके कारण ही कर पा रहा है। तो आप उस चीज़ को समझें, और जो मैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर पूरे वरिष्ठ अधिकारियों का, पूरे शासन का, सभी का ध्यान है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पुलिस के संसाधन की कमी की। अब देखिए, जैसे कि अभी नए कानून में जो नया कानून आया है, BNSS आया है, इसमें अभी बहुत सारे पेशियां जो होती थी जो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही हैं। पहले हम जेल से अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स होते थे, कैदी होते थे, उनको पुलिस बल लगा के, सुरक्षा लगा के कोर्ट तक ले जाते थे, फिर कोर्ट में उनकी पेशी होती थी, फिर वो वापस जेल आते थे, तो उसमें बल लगता था। वो एक चीज़ धीरे धीरे अब कम हो रही है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को मैंडेटरी किया जा रहा है आवश्यक रूप से, जिसमें कोर्ट चाहेगी उसी में बुलाएगी, अन्यथा आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस करना। तो उसमें हमारा बहुत सारा संसाधन बच रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के कारण जो है जो दबाव है वो कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके ऊपर ध्यान है हम सभी का। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं सोच रहे हम लोग। जो हाउसिंग की बात कर रहे हैं, जो पुलिस हाउसिंग है, लगातार उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि घर बनाया जाए, उनकी कंडीशंस जो है, जो उनके वेलफेयर, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं पुलिस लाइन में, ताकि उनके बच्चे जो है पढ़ पाएँ, अच्छा बन पाएँ। तो निश्चित रूप से उनके लिए हम पूरा ध्यान में रहता है, उनके लिए किया जाता है। लेकिन फिर भी चूँकि वो कोर हैं हमारे पुलिसिंग का और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं समाज को, तो उनको अनुशासन में रह के जो उनसे उम्मीद की जाती है समाज से, वो करेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस विभाग की जो छवि है वो बेहतर हो पाएगी। जी। आपने भारतीय न्याय संहिता की बात की। पहले IPC जो पुराने नियम थे वो चलते थे, और उससे कहीं ना कहीं हमारा पुलिस प्रशासन और पब्लिक दोनों बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। लेकिन अभी जो ये नया न्याय संहिता लागू हुआ है, इसमें पुलिस प्रशासन को भी अपने आप को इससे अपडेट करना है और नागरिकों को भी इससे जुड़ना है, इनको समझाना है। तो अभी क्या स्थिति है? आप कभी पहले जैसा कोई ऐसा स्थिति बनता है कि नागरिक ये अपेक्षा करके आए कि इस तरह के मुद्दों में ऐसे कार्रवाई होना है, लेकिन नया संहिता लागू होने के बाद कुछ चेंज हो गया है, तो कैसे आप ये सामंजस्य बना रहे हैं? पुलिस को कैसे अपडेट कर रहे हैं? बिल्कुल, पहले जो IPC हुआ करता था, इंडियन पिनल कोड, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता है। पिछले साल के 1 जुलाई 2024 के बाद से ये कानून में बदलाव हुआ है, और बहुत सारे सेक्शंस के नंबर चेंज हुए हैं, बहुत सारे सेक्शंस के अंदर जो कंटेंट है वो चेंज हुए हैं। इस प्रकार जो CRPC हुआ करता था उसके जगह BNSS हो गया, अभी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हो गया है। और अगर हम आम लोगों की बात करें, उनके हिसाब से क्या चेंजेज हो रहे हैं, तो एक जो है, जो मैंने बताया, जो ये टेक्नोलॉजी का यूज़
मतलब जैसे कि हम जब कभी कहीं जगह सर्च करने जाते हैं जी तो पहले कई बार आरोप लगता था कि भाई उसके पास से कुछ चीज़ बरामद नहीं हुआ है, इसके बाद भी पुलिस ने उसके ऊपर केस बना दिया है। उस तरह की चीज़ें हम नहीं होंगी, क्योंकि जो सर्च और सीजर का प्रोसीजर है वो पूरे कम्प्लीटली वीडियोग्राफी के साथ ही की जानी है। जी मतलब सर्च करने से पहले और सीज करने से पहले उसकी वीडियोग्राफी होगी, जब पंचनामा बनाई जाएगी उसमें क्या क्या सामान मिला उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। तो सारा चीज़ जो है पारदर्शी तरीके से हो, ताकि जो पुलिस के ऊपर एक आरोप लगता था वो आरोप से हम लोग उसमें ना लगे और समाज को एक बेहतर ट्रांसपेरेंट दे पाएँ। जैसे मैंने उदाहरण को बताया, उस प्रकार बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो खैर ये तो पहले से ही है, 40 अमेंडमेंट से ही है। जैसे 7 साल से कम सजा जिसमें होती है उसमें अगर आवश्यक नहीं हो तो गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो नए कानून से नहीं है लेकिन पहले से ही है, लेकिन उसको भी प्रभावी ढंग से अभी किया जा रहा है। फिर जैसे 7 साल से अधिक सज़ा जिसमें रहती है वैसे केस में फॉरेंसिक साइंस का यूज़ करना मैंडेटरी किया जा रहा है, मतलब कंपलसरी किया जा रहा है। तो उसमें जो है फॉरेंसिक टीम हमारी रहेगी, वो जाएगी और वहाँ पे जाके अपना जो भी सीज़ करना है वो सीज़ करेगी। तो इस प्रकार से पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए ही ये बनाया गया है। नाम में बदलाव किया गया है, कंटेंट बदलाव किया गया है, और ख़ास करके महिलाओं के लिए जो है इसमें नए कानून में काफ़ी सारे बदलाव किए गए उनके फेवर में, महिलाओं के लिए, महिलाओं के संबंधित अपराध उनके लिए। और उम्मीद करते हैं कि ये नए कानून से, चूँकि हमारे लिए तो लगातार पिछले 1 साल से हमारे लिए ट्रेनिंग्स आयोजित की जा रही हैं और सभी इसमें धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं और अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, और आम लोगों को भी हम इसके विषय में समय समय पर जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ बताते रहते हैं। जी सर, आप एक आईजी के रूप में आपके पास बहुत सारा पावर होता है, नीति निर्धारण का पावर होता है, आप स्वतंत्र हैं नए तरीके से कुछ नया कुछ करने के लिए। सरगुजा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो भविष्य में आपने क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए या करना चाहते हैं आप, तो भविष्य की नीतियों के ऊपर बात करना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारा सरगुजा पूरा रेंज है इसमें 6 जिले आते हैं, ये जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, कोरिया और ये अपना अंबिकापुर सरगुजा जिला है। और सभी ज़िले मूलतः प्राइमरीली ये ग्रामीण क्षेत्र रूरल है या फिर सेमी अर्बन क्षेत्र जैसे अंबिकापुर टाउन हो गया, इस प्रकार से हैं। और इन सभी में जो मैंने देखा है अपने अनुभव से इतने समय से कि मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं वो तो हम लोगों ने पहले बात किया है कि ट्रैफिक की समस्या, जो यातायात की समस्या है और यातायात में होने वाले मौतों की समस्या है, तो वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं किस प्रकार से उसको कम किया जा सके ताकि लोगों की, बेकसूर लोगों की जान न जा सके। दूसरा जिसके विषय में हमने चर्चा किया, साइबर, जिसमें लोगों की जो हार्ड अर्न मनी होती है, गाड़ी कमाई होती है, वो तुरंत ही गायब हो जाती है। और हमको पता है कि साइबर क्राइम में, साइबर फ्रॉड में भले ही हम केस दर्ज करते हैं, आरोपी को भी ढूंढ के लाते हैं, लेकिन कई सारे केसेस में उनको पैसे पूरे वापस नहीं मिल पाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, और वो भी काफ़ी समय लगने के बाद। तो वो साइबर के प्रति कैसे लोगों को अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें ताकि लोग उसके चपेट में ना आए, वो भी मेरा दूसरा एक चीज़ है जिसको ऊपर हम अपने टीम के साथ इसमें चर्चा करके इसमें कुछ कार्यक्रम वगैरह आयोजित करवाएंगे। और साथ में और भी जो विषय जो पुलिसिंग वेलफेयर, पुलिस के वेलफेयर से रिलेटेड है, उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ इसमें कार्य करेंगे। सर, आपने अपने अनुभवों को, अपने विचारों को बड़े ही सहजता और बड़े ही सरलता से हमसे साझा किया। आपने अपने व्यस्तम दिनचर्या में से समय निकाला, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, हमसे बातें की। हमारे श्रोताओं को बेशक इन वार्तालापों से फ़ायदा मिलता है, और हमारे युवा, हमारे पुलिस विभाग के जवान आपके संदेशों को सुन के मुझे पूरी उम्मीद है कि वो प्रेरित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। आप आए, हमसे बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमन जी, और आकाशवाणी अंबिकापुर की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारा मैं आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आपके माध्यम से श्रोताओं से रूबरू हो पाया। थैंक यू। श्रोताओं, इसी के साथ बैठक का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक प्रेरणादायक कहानी के साथ, एक नई शख्सियत से। तब तक के लिए मुझे यानी परमेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।